तो न्याय में जो है सबसे पहले न्याय का अर्थ क्या है, कि न्याय का क्या अर्थ होता है। फिर इसमें एक जैसे मान लीजिए हम लोग न्याय को समझेंगे कि न्याय क्या होता है, तो फिर इसमें क्या होता है कि एक एक प्रश्न आता है शॉर्ट नोट्स कि प्रक्रियात्मक न्याय और जो है वो वितरणात्मक न्याय में क्या डिफरेंस है। एक तो प्रश्न ये आता है, पहले तो इसका अर्थ समझना है, और अर्थ में जो है इसको हम लोग को समझना है कि इसका संकीर्ण अर्थ क्या होता है और इसका व्यापक अर्थ क्या होता है। व्यापक अर्थ क्या होता है, फिर इसके बाद जो है इसमें एक डिफरेंस आता है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय है और दूसरी तरफ जो है जो वितरणात्मक न्याय है उसमें क्या डिफरेंस है। प्रक्रियात्मक न्याय तथा वितरणात्मक न्याय में अंतर, एक तो ये प्रश्न आता है। फिर इसके बाद जो है राल्स का सिद्धांत पढ़ना है। राल्स का सिद्धांत, तो राल्स के सिद्धांत में जो है इसका एक भूमिका पढ़ना है, फिर राल्स के सिद्धांत की विशेषता पढ़ना है, फिर इसका जो है एक विश्लेषण करना है। अब विश्लेषण में जो है राल्स के सिद्धांत का क्या महत्व है और क्या इसकी समस्या है। अब यहां पर हम लोग को एक चीज पढ़ना है कि समुदायवाद, देखे होंगे सिलेबस में लिखा होगा समुदायवाद, सिलेबस में देखिए समुदायवाद। तो समुदायवाद का हम लोग को पहले अर्थ जानना है, फिर समुदायवाद की विशेषता जानना है, और फिर यहां पर जो समस्या है, जो आलोचना है, ये जो आलोचना है, तो आलोचना हम लोग के यहाँ समुदायवादियों की आलोचना पढ़ना है। देखिए सिलेबस में लिखा होगा समुदायवादियों द्वारा आलोचना, समुदायवादियों द्वारा आलोचना इस तरह से करके लिखा होगा। तो हम लोग को यहां पर जो है समुदायवादियों की आलोचना पढ़ना है कि समुदायवादी जो है क्या मानते हैं। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 दिन चलता है। अब देखिए जब समुदायवादी पढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है दिमाग में आना चाहिए कि उदारवाद और समुदायवाद में क्या डिफरेंस है, ये भी प्रश्न आता है। तो यहां पर जो है उदारवाद तथा समुदायवाद में अंतर, फिर बताया कि हम लोग न्याय पढ़ते हैं तो नोजिक का न्याय सिद्धांत पढ़ लेंगे, वो भी 60 नोट्स आता है। नोजिक का न्याय सिद्धांत, क्योंकि हम लोग को सामान्य आलोचना नहीं पढ़ना है। आज जैसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि अज्ञान का पर्दा 150, अज्ञान का पर्दा बोला था 10 साल का पेपर लीजिएगा उसमें देखते रहिएगा, उसमें पूछा होगा अज्ञान का पर्दा 150 शब्द में। वही अज्ञानता अनभिज्ञता, एक ही बात, अंग्रेजी ये लिखा होगा बिल ऑफ इग्नोरेंस, लिखा है ना अंग्रेजी। या इसी तरह से प्रश्न आता है मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, इसी को कहा जाता है मूल स्थिति।
मूल स्थिति, मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन, ये भी आया होगा। ऐसे पढ़ा जाता है। कोई टॉपिक पढ़िए तो उसका क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से आता है। यदि ऐसे करके जीएस में पढ़ लेंगे तो जीएस में भी यही हाल हो जाएगा, बढ़िया होगा। लेकिन हम लोग जीएस में करते क्या है, क्वेश्चन देखते ही नहीं, अन्य तो कभी टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, कहाँ पूछते हैं, कुछ नहीं। टीचर जो पढ़ा रहा है चुपचाप पढ़ रहे हैं मजे से। क्वेश्चन कभी आपने जीएस से पूछा, कभी क्वेश्चन उठा के देखे। मान लीजिए टीचर पढ़ा रहा है फंडामेंटल राइट, तो फंडामेंटल राइट के 50 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 क्वेश्चन तो देखिए कि हो रहा है कि नहीं। कि लॉजिक, इंटाइटलमेंट थ्योरी अंग्रेजी लिखा होगा, थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट लिखा है ना। चलो उसका अंग्रेजी तो हमको एकदम याद रहता है, हिंदी में बदलता रहता है। भीखू पारेख के विचार समुदायवादी हैं। ये समुदायवाद पढ़ाऊंगा, ये भीखू पारेख का सिद्धांत है। भीखू पारेख भारत के थे, ब्रिटेन के नागरिक हैं। वो कम्युनिटेरियन है। वो भी 60 नोट से आया होगा। प्रक्रियात्मक न्याय तथा वितरणात्मक न्याय, तो 60 नोट से दोनों में अंतर कराऊंगा तो एक साइड का लिख दीजिएगा। और कभी प्रक्रियात्मक आएगा 150 शब्द तो इधर का लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने अंतर कराया, यहाँ लिखा है प्रक्रियात्मक न्याय, यहाँ लिखा है वितरणात्मक न्याय। अब मान लीजिए पूछ रहा है प्रक्रियात्मक न्याय, तो क्या करेंगे, इधर का लिख दीजिएगा 150 शब्द। और जब पूछेगा वितरणात्मक न्याय का, इधर का लिख दीजिएगा। हाँ बढ़िया। अरस्तु ने वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत दिया था, जन्मदाता अरस्तु। अब इसी में देख देख के बताते रहिएगा और हमको। अब चलिए शुरू करें। बस तो अभी ये जो जॉन रॉल्स का विचार पढ़ाऊंगा तो काफी व्यापक है। विश्लेषण इससे नहीं कराएंगे क्योंकि हम लोगों का समुदायवाद तो लिखा नहीं है। कहेंगे तो मैं करवा दूंगा, लिख लीजिए, उसमें क्या है। विश्लेषण भी लिख लीजिए, ये लीजिए, यहां पर महत्व लिखिए, समस्या लिखिए, उसमें क्या है, ये बनाइए। बहुत पुराना क्वेश्चन। तो न्याय के समाजवादी सिद्धांत, तो फिर समाजवाद तो समाजवाद है ना अभी सिलेबस में। 8वें टॉपिक पे देखिए समाजवाद। ऐसे ही पढ़ा जाता है। ओरिजिनल पोजीशन, इसी को मूल स्थिति कहा जाता है। 60 नोट्स आया होगा। इसको हकदारी सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को पात्रता सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को जो है हकदारी या पात्रता सिद्धांत भी कहा जाता है। इंटाइटलमेंट, थ्योरी ऑफ इंटाइटलमेंट, नोजी का एक ही सिद्धांत है। कुछ भी पूछेगा नोजी का सिद्धांत तो वही लिखना है। हम लोग जमाने में ऐसे ही पढ़ाई होता था, सिलेबस में एक एक लाइन 2 दिन लगे चाहे 3 दिन लगे, ऐसे पढ़ाई होता था। अब आजकल क्या है कि कोई क्वेश्चन तो लेके बैठता नहीं है। अभी तो बोला हूं कि मूल अधिकार पढ़ रहे हैं जीएस में, तो बताइए फर्ज क्या बनता है कि टीचर से मूल अधिकार का बताते कि सर फला फला क्वेश्चन आया है। लेकिन टीचर किसी को बोलने थोड़े ना देगा, टीचर सिर्फ पढ़ाएगा बस। क्लास में कोई वार्ता होता है, कुछ नहीं। क्लास के बाहर मिलेंगे ही नहीं। न्याय का नारीवादी सिद्धांत, तो वही नारीवाद ही लिखना है। 60 नोट्स आया होगा।
तो नारीवाद लिखना है, साइमन डिबुआर स्टेटमेंट है उसका। चलिए अब इसमें देख देख के पूछते रहिएगा, इसलिए चेतना आप लोगों को बोलता हूं कि बड़ा भाई भी हूं, टीचर ही मत समझिएगा, आप लोगों को सही रास्ते पर भी ले जाने का काम करूंगा। यदि ऐसे पढ़ेंगे तभी एग्जाम में फायदा होगा। सिर्फ कॉपी लाकर और सिर्फ पढ़कर ले आके घर पे कॉपी रख देंगे, तैयारी करने का कोई फायदा उदा है नहीं। खूब क्वेश्चन देखिए, खूब लिखिए। जीएस का टीचर क्या करेगा? मान लीजिए हम भी जीएस पढ़ाते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ते हैं, तो पूछेंगे तभी तो। अब जैसे देखिए, चलिए अब खोज के और बताते रहिएगा हमको। देखिए सबसे पहला काम, न्याय को समझा जाए। देखिए न्याय जो है वह, एक तो जैसे न्याय कहते समय ये जो जस्टिस है, तो जस्टिस जो शब्द है वो जस्टिया शब्द से निकला है। ये जो है अभी लिखवा दूंगा, थोड़ा सुनते रहिए। जस्टिया या जस्ट या जस्ट शब्द से निकला है, सब लैटिन भाषा का शब्द है। तो जस्ट का मतलब होता है एक ऐसी आदर्श स्थिति जहां पर व्यक्ति 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 समाज जितने भी संबंध बन रहे हैं उसमें एक औचित्यता की स्थिति हो। जितने भी संबंध बन रहे हैं उसमें जो है औचित्यता की स्थिति हो, क्योंकि जस्टिया का मतलब होता है औचित्यता। औचित्यता, टू सिंथेसिस। टू सिंथेसिस मतलब संश्लेषण करना, संश्लेषण करना, बांधना, जोड़ना। ये जो बांधना और जो जोड़ना है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं जस्टिस या मतलब जस्टिया। तो अब ऐसे समझिए, किसको बांधेंगे? व्यक्ति व्यक्ति संबंध को, व्यक्ति समाज संबंध को। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं व्यक्ति समाज का संबंध है, तो जो लोग समाज के मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं उनको हम लोगों ने आरक्षण दे दिया, तो ये बांधने की एक व्यवस्था हुआ ना, कि उनको हम मुख्य धारा से जोड़ लिए। कोई बात नहीं, कमजोर हैं, आरक्षण देता हूं, आइए चलिए जुड़िए। तो हम कहते हैं समय परिस्थिति के अनुसार इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी होता रहता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि SC ST के लिए क्रीमी लेयर का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक बात है भाई, कि जो लोग ऊपर चले गए हैं अब उनको क्या जरूरत है आरक्षण की। अब जो लोग एकदम निचली धारा में उनको थोड़ा सा लाइए, उनको भी थोड़ा समाज से जोड़ा जाए, उनको भी लगे कि हम भारत के नागरिक हैं। जाइए देखिए पिछड़े हुए क्षेत्रों में SC ST के जो लोग हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एकदम पिछड़े हुए क्षेत्र में चले जाइए, वो बेचारे क्या करते हैं, सुबह से शाम तक मजदूरी करते हैं किसी के यहाँ, शाम को खाना खा लेंगे, सुबह खा लेंगे, सो जाएंगे, बस इतना ही उनका जीवन है। इससे ज्यादा न उनको पढ़ना लिखना है, न तो कुछ मतलब है मोदी साहब से, न तो कुछ आलोचना करना है, न कुछ करना है। कितने लोग ऐसे भी आपको मिल जाएंगे आदिवासी लोग जो आज तक ट्रेन पर ही नहीं बैठे। तो बताइए, उस व्यक्ति का भी तो मन करता होगा थोड़ा सा चल के हमको बढ़ा चढ़ा देते ट्रेन पर, थोड़ा सा उड़वा देते। तो मान लीजिए, नहीं हम हमें कहते हैं कि मान लीजिए कि उसका भी तो मन करता है ना। तो अब जोड़ने की जो व्यवस्था है वही न्याय है। तो यहां न्याय का जो अर्थ है उसको हम लोग दो संदर्भों में देखते हैं। एक तो संकीर्ण अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, और एक जो है व्यापक अर्थ है। तो देखिए संकीर्ण अर्थ का मतलब कि जब हम लोग नैतिक न्याय की बात करते हैं, जब हम लोग न्यायपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं, न्यायपूर्ण व्यक्ति की बात करते हैं, मतलब कि नैतिक न्याय, कि व्यक्ति कितना नैतिक है, व्यक्ति कितना सद्गुणी है, नहीं कहते हैं।
कि व्यक्ति मान लीजिए न्यायपूर्ण व्यवहार कर रहा है, नैतिकता का व्यवहार कर रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि बड़ा न्यायशील है। तो यहां पर सद्गुणता, अच्छाई से न्याय को देखा जाता है। सद्गुणता आब्लिक अच्छाई से न्याय को देखा जाता है। लेकिन ये संकीर्ण अर्थ है। अभी मैं बताया कि जो इसका व्यापक अर्थ है, जो आधुनिक समाज है, आधुनिक समाज में जो न्याय है वो न्यायपूर्ण समाज के रूप में हम लोग देखते हैं कि हमारा समाज न्यायपूर्ण होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कितने लोग आरक्षण की आलोचना करते हैं, अब उतना पढ़े लिखे नहीं है तो आलोचना तो करेंगे ही। ये बताइए, समाज और राज्य से जुड़ने का, सरकारी नौकरी करने का अधिकार क्या किसी एक वर्ग को होना चाहिए? नहीं। कोई व्यक्ति मान लीजिए हमें कहते हैं कि पिछड़ा हुआ है, नहीं आर्थिक स्थिति अच्छी है, सामाजिक स्थिति है, तो उसको भी तो सरकार से जुड़ने का मौका होना चाहिए। अब 2 4 5 नंबर कम ही पा गया तो कौन सा फर्क पड़ता है, कौन सा आफत आ गया? बताइए, यूपी में, राजस्थान की बात बता देता हूं। राजस्थान में 2 साल पहले क्या हुआ, ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा चली गई। 96 क्वेश्चन पर ओबीसी का सिलेक्शन हुआ, 92 नंबर पर जो है जनरल का सिलेक्शन हो गया। तो जो लोग गोला भरे थे ओबीसी का, वो फेल हो गए, और जो लोग जो है गोला नहीं भरे थे वो लोग पास हो गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई यही कमीशन का नियम है कि ओबीसी की मेरिट जो है 96 है, जनरल की मेरिट 92 है, आप गोला भरे हैं इसलिए आप फेल हैं। अब क्यों ओबीसी में फार्म भरे? यूपी में भी एक बार हो चुका है। यूपी में एक बार परीक्षा हुआ था तो ओबीसी की मेरिट ऊपर चले गए, कितनों का सिलेक्शन ही नहीं हुआ, 1 2 नंबर ऊपर ही मेरिट चला गया। तो हमें कहते हैं कि आधुनिक समाज में जो है न्याय का मतलब होता है एक व्यवस्था जिसमें आधुनिक चेतना के अनुरूप समाज हमारा दिखाई दे। ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें आधुनिक समाज के अनुरूप व्यवस्था दिखाई दे, आधुनिक समाज के अनुरूप हो, आधुनिक समाज के अनुरूप हो। आधुनिक समाज के अनुरूप का मतलब स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीजों का समायोजन करना। भाई आधुनिक समाज का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुत्व है, आदि का समायोजन। बंधुत्व आदि का समायोजन होना चाहिए। ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा। औचित्यता का मतलब होता है रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी का मतलब कि कितना जस्ट है, कितना फेयर है। जैसे अभी मैं बताया कि ये बताइए, किसी को केक खाने का तभी अधिकार है जब उसका पड़ोसी रोटी भी खाता हो। भाई पड़ोस में कोई किसी का तबीयत खराब है तो देखिए वो दुश्मन भी है तब भी समझदार व्यक्ति जाकर उसका हालचाल पूछ लेता है। कोई दुश्मन व्यक्ति है बगल में और उसका तबीयत खराब है और उसके यहाँ कोई नहीं है तो देखिए जाके उसका हालचाल पूछ लेते हैं, उसको दवाई ववाई दिलवा देते हैं। ये भी कह देते हैं कि भाई जिंदा रहेंगे तभी ना दुश्मनी निभाया जाएगा, जब मर ही जाएंगे तो क्या दुश्मनी निभाऊंगा। यह औचित्यता है कि भगवान जो है नहीं कहते हैं गांव में दुश्मन के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो वही तो औचित्यता है। अब पता लगे उसका तबीयत खराब है, गला दबा चले आए कि रुको इनको निकाली देता हूं, यही मौका है अधिकार में। अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे बहुसंस्कृतिवाद। हाँ, तो उदारवाद, न उदारवाद, तो समुदायवादियों का जो महत्व है उससे जोड़ के लिखा जाएगा। बढ़िया प्रश्न है।
पूरा प्रश्न पढ़िए तो दोबारा। तो ये समुदायवाद जो है संस्कृति सापेक्ष अवधारणा है, तो इसी से उसको जोड़कर लिखा जाएगा। इधर ही विचार था 1-2 साल में। हाँ, बढ़िया प्रश्न था। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से मोरल जस्टिस हो गया। ये क्या हो गया? तो मोरल जस्टिस हो गया। मोरल जस्टिस, नैतिक न्याय हो गया। भाई उन गुणों की हम लोग तलाश कर रहे हैं जिससे व्यक्ति न्यायपूर्ण बन सकता है। सद्गुणी व्यक्ति है, नैतिक व्यक्ति है, तभी तो हम लोग कह रहे हैं कि न्यायपूर्ण व्यक्ति की अवधारणा है। और यहां पर जो व्यापक अर्थ है न्याय का, उसमें हम लोग कह रहे हैं कि एक आदर्श समाज की बात कर रहे हैं, एक न्यायपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं। यहां पर जो है न्यायपूर्ण समाज की बात कर रहे हैं कि न्यायपूर्ण समाज हमारा होना चाहिए, एक आदर्श समाज होना चाहिए, और न्यायपूर्ण समाज हमारा जो है साध्य होना चाहिए। और हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे जो है आधुनिक चेतना के अनुसार, आधुनिक मूल्यों के अनुसार हमारा समाज बदल सके, बन सके। जो मानव है, चाहे समस्त जो समाज के जो संस्थान हैं, सब में एक जो है औचित्यपूर्ण संबंध होना चाहिए, स्वतंत्रता का संबंध हो, समानता का संबंध हो, बंधुत्व का संबंध हो। तो यहां पर देख रहे हैं कि न्याय कोई प्रक्रिया नहीं है, न्याय कोई कानून नहीं है, बल्कि न्याय एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में है। न्याय कोई कानून नहीं है। न्याय जो है, यहां पर देख रहे हैं कि न्याय कोई कानून नहीं है, बल्कि न्याय क्या है? तो न्याय जो है एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज व्यवस्था है। न्याय जो एक साध्य के रूप में है, न्याय एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में है। न्याय सामाजिक व्यवस्था के रूप में, और न्याय सामाजिक व्यवस्था के रूप में है। अब मैं बताया कि इसका समायोजन होना चाहिए, और मैं बताया कि न्याय का मतलब होता है औचित्यता, रीजनेबिलिटी। इसका मतलब यह हुआ कि न्याय कोई रिजिड अवधारणा नहीं है, न्याय एक सापेक्षिक अवधारणा है। भाई यहां पर जो न्याय आधुनिक जो व्यापक अर्थ है, तो यहां पर जो न्यायपूर्ण समाज है वो तो परिस्थिति के अनुसार बदलेगा ना। न्यायपूर्ण समाज तो परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। तो न्यायपूर्ण समाज जब परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, इसका मतलब यह हुआ कि न्याय जो है सापेक्षिक अवधारणा है। न्याय सापेक्षिक अवधारणा, न्याय जो है सापेक्षिक अवधारणा है, परिस्थिति के अनुसार बदलता रहेगा। और न्याय सापेक्षिक अवधारणा है जिसमें बताया कि परिस्थिति के अनुसार बदलेगा, परिस्थिति के अनुसार बदलता है। अब बताइए, जब न्याय परिस्थिति के अनुसार बदलता है और न्याय सामाजिक व्यवस्था के रूप में है, ये बताइए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक सब तरह की चीजों में न्याय होना चाहिए ना। तो न्याय तो एक समग्र व्यवस्था हुआ, न्याय तो समग्र व्यवस्था के रूप में है। न्याय केवल राजनीतिक व्यवस्था थोड़े ना है, न्याय राजनीतिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है, आर्थिक व्यवस्था भी है, नैतिक व्यवस्था भी है। तो बहुआयामी पहलुओं को न्याय जो है समायोजित करता है। न्याय एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुआयामी समग्र व्यवस्था है। इसका मतलब कि सामाजिक न्याय की भी बात होती है, राजनीतिक न्याय की भी बात होती है, आर्थिक न्याय की भी बात होती है, नैतिक न्याय की भी बात होती है। सब तरीके का न्याय है। और मैं बताया कि मानवीय संबंधों को जोड़ने की व्यवस्था है कि मानव मानव का संबंध कैसा होना चाहिए, मानव समाज का संबंध कैसा होना चाहिए, अधिकार कर्तव्य में किस तरह से समायोजन होना चाहिए,
स्वतंत्रता समानता में कैसा समायोजन होना चाहिए, विभिन्न मूल्यों में कैसा समायोजन होना चाहिए। तो न्याय एक प्रकार से देखा जाए तो एक व्यापक संदर्भ है। न्याय एक समग्र व्यवस्था है और व्यापक संदर्भ है। तो व्यापक संदर्भ है तो मैं देखिए बार बार कह रहा हूं कि जब व्यापक संदर्भ है, सामाजिक व्यवस्था है, तो सामाजिक व्यवस्था में जो चीजें हैं वो न्यायशील होनी चाहिए। अब इसे अभी मैं बताया कि बताइए एक न्याय सामाजिक व्यवस्था के रूप में है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख दूं। अभी मैं बता रहा था कि मानव मानव का संबंध कैसा होना चाहिए, मानव मानव संबंध कैसा हो, विभिन्न समुदायों के मध्य कैसा संबंध हो, विभिन्न समुदायों के मध्य संबंध कैसा होना चाहिए, औचित्यपूर्ण होना चाहिए। स्वतंत्रता समानता में कैसा संबंध होना चाहिए, स्वतंत्रता समानता में संबंध कैसा होना चाहिए। अधिकार कर्तव्य में कैसा संबंध होना चाहिए, अधिकार कर्तव्य में संबंध, ये सब न्याय की विषय वस्तु है। मतलब न्याय का संबंध औचित्यता से है, मूल्य से है, आदर्श व्यवस्था से है। कि आदर्श व्यवस्था क्या है, किसी को केक खाने का तभी अधिकार है जब उसका पड़ोसी रोटी भी खाता हो, ये न्याय का संबंध है। न्याय का संबंध जो है एक आदर्श व्यवस्था से है कि भाई बताइए, अब हम लोग के 75 साल हो गए, कोई बिना भोजन मान ली भोजन किए बिना मर रहा है, ये गलत है ना। 5 किलो अनाज देना उचित है ना। अरे उस व्यक्ति को भोजन तो कराइए। भारत विश्व गुरु बन गया, कोई तड़पड़ा के मर रहा है, कह रहा है कि हमको भोजन ही नहीं मिला 4 दिन से, ये विश्व गुरु का प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे। जैसे सोचिए, विश्व गुरु कह रहे हैं तो कहने की थोड़ा सा और पीछे जाके देख लीजिए स्थिति कि हम विश्व का नेतृत्व करेंगे, क्या करेंगे, विश्व वालों को ऐसे ही सुलाएंगे बिना भोजन किए, जैसे आपके यहाँ लोग सो रहे हैं। पहले एक आदर्श प्रस्तुत तो करिए, वो न्याय है। तो न्याय का संबंध औचित्यता से है, न्याय का संबंध आदर्श से है, न्याय का संबंध मूल्य से है। मैं मान लीजिए रोज आपको डांटता रहूं, लिखे टेस्ट दिए और कभी कॉपी चेक ना करूं, अन्ना तो कभी कॉपी चेक करके आप लोगों को दूं, अन्ना तो टेस्ट लूं, बस रोज आके आधा घंटा यही डांटता रहूं कि लिखना चाहिए, आपको लिखना चाहिए। अरे सर लिख के दे रहा हूं, चेक करके देंगे तब न मन करेगा लिखने का। भाई ये बताइए, ये कहने से पहले तो हमको भी सोचना पड़ता है कि भाई टेस्ट उसका कॉपी तो किसी का छूटा नहीं। क्योंकि यहां पर न्याय का मतलब है कि व्यवस्था में औचित्यता होनी चाहिए, कि जो व्यवस्था चल रही है वो रिजनेबल हो, जस्ट हो, फेयर हो। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हमारे यहाँ जो है अनुच्छेद 21 की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने इसी के आधार पर तो किया है। अब अर्थ लिखिए न्याय का। बर्लिन, एक बार पूछा है, बर्लिन स्वतंत्रता पर विचार देता है। स्वतंत्रता पढ़ाऊंगा, बर्लिन की अवधारणा। बर्लिनी तो कहता है कि जो है कोई पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता है, व्हेल मछली की तरह तैर नहीं सकता है, तो यह उसकी गलती है, इसमें राज्य की कोई गलती नहीं है, राज्य केवल परिस्थिति उपलब्ध करा सकता है। उसी का क्वेश्चन आता है बर्लिन का। मूल्य परक बहुलवाद, स्वतंत्रता की अवधारणा लिखना है। अर्थ लिखिए। न्याय लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से निकला है, लैटिन भाषा के जस्टिया शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है
ऐसी आदर्श व्यवस्था, जिसका अर्थ है ऐसी आदर्श व्यवस्था जहां व्यक्ति व्यक्ति कामा व्यक्ति समाज आदि संबंधों को व्यक्ति 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 समाज आदि संबंधों को औचित्यपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए, औचित्यपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए, औचित्यपूर्ण औचित्यपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए, औचित्यपूर्ण तरीके से जोड़ा जाए। समय परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव हो, समय परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलाव हो, इस तरह न्याय सापेक्षिक अवधारणा है, सापेक्षिक अवधारणा है जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का समायोजन किया जाता है। न्याय कानूनी प्रक्रिया में न होकर सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। न्याय कानूनी प्रक्रिया के रूप में न होकर सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। कानूनी प्रक्रिया के रूप में न होकर सामाजिक व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। इसी कारण न्याय का संबंध मूल्य, आदर्श और औचित्यता से है। मूल्य, आदर्श और औचित्यता से है। अब देखिए, यहां पर मैं टर्म बोला हूं, एक टर्म बोला हूं जस्टिस, एक टर्म आप लोग सुनते होंगे लॉ, कि भाई न्याय, एक शब्द सुनते हैं कानून, ऐसे सुन लीजिए। ये बताइए, हम लोग कहते हैं न्याय, तो मैं अभी बोला कि न्याय क्या है? साध्य है। न्याय एक प्रकार से क्या हो गया? साध्य हो गया, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था होनी चाहिए। न्याय तो साध्य है ना। साध्य का मतलब समझ रहे हैं? साध्य का मतलब मूल्यों का समुच्चय, आइडियल जो विषय वस्तु है। जैसे शंकर भगवान, हनुमान जी हम लोग के आइडियल है, तो शंकर भगवान में कौन कौन सा गुण पाया जाता है, कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? शंकर भगवान में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? सर्वगुण संपन्न है। हनुमान जी सर्वगुण संपन्न है। हनुमान जी का पूजा कौन करता है? केवल विद्यार्थी? सभी करते हैं। हनुमान जी सबको प्रेरणा देते हैं। कोई बूढ़ा भी व्यक्ति है जिसको 10 दिन में जाना है, वो भी हनुमान जी का पूजा कर रहा है, उसको भी हनुमान जी प्रेरणा दे रहे हैं। इसका मतलब हनुमान जी सर्वगुण संपन्न है। कोई ऐसा गुण नहीं है जो हनुमान जी में ना हो। तभी तो हनुमान जी हम लोग को प्रेरणा देंगे। हम लोग दर्शन करके बोलते हैं थोड़ा सा 1% इधर भी, 1% भी अपना गुण दे दिए ना, तो उसी से हमारा जीवन चल जाएगा, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिए तो पूजा पाठ करते हैं। पूजा पाठ इसलिए थोड़ा करते हैं कि हमारा सिलेक्शन करवा दीजिए। हनुमान जी थोड़े सिलेक्शन कराएंगे, वो तो अब पढ़ के खुद ही सिलेक्शन पा जाएंगे। हनुमान जी का 1% गुण आ जाएगा तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। हनुमान जी को पेपर लिखने की थोड़ी जरूरत पड़ेगी। 1% बहुत है आईएएस बनने के लिए। तो बताइए, ये जस्टिस जो है साध्य है,
ये जस्टिस जो है साध्य है और कानून क्या है? साधन। न्याय प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब कि कानून साधन हुआ जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है। और सबसे बड़ी बात है कि न्याय अपने आप में साध्य है, तो न्याय जो है न्याय संगत होना चाहिए। न्याय हमेशा औचित्यता को रखता है। ये बताइए, कानून हमेशा जो है न्याय संगत नहीं होता। इसी कारण अंतर लिखवा दूं, बनाइए अंतर लिखिए 4। कानूनी प्रक्रिया में न होकर सामाजिक व्यवस्था के रूप में है कि हमारा सामाजिक व्यवस्था कैसा है, उस सामाजिक व्यवस्था में औचित्यता कैसी है। औचित्यता का मतलब होता है, पहले औचित्यता को समझिए। औचित्यता का मतलब होता है कि क्या उचित है, क्या उचित है। कोई व्यक्ति मान लीजिए 5 स्टार होटल में भोजन कर रहा है, कोई व्यक्ति बिना खाए सो जा रहा है, वो भी उसी देश का नागरिक है, यही औचित्यता है। औचित्यता ये है कि उसको भी भोजन दीजिए, और जो करोड़पति व्यक्ति है उसको 40% टैक्स लगाइए। कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स कम मत करिए, बढ़ाइए। कोई मान लीजिए 50 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, तो 10 करोड़ टैक्स नहीं दे देगा, क्या दिक्कत? सबसे ज्यादा टैक्स कौन दिया है अभी? शाहरुख खान ना, शाहरुख खान दिए हैं। दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, सलमान खान, फिर विराट कोहली हैं। ऐसे तो जो मान लीजिए 5,000 करोड़ रुपया साल भर में कमा रहा है, 200 करोड़ रुपया टैक्स दे दिया, 250 करोड़ रुपया टैक्स दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता उसको? जो 5,000 करोड़ रुपया कमाया साल भर में, वो 1,000 रुपया टैक्स ही सरकार को दे दिया, तो क्या फर्क पड़ा? अब गरीब व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम 1,000 करोड़ रुपया टैक्स दे दो, बोलेगा अरे बाबू जी अब यही शरीर बचा है, उसको भी ले लीजिए, आप खत्म करिए, जान दीजिए। उनसे ज्यादा टैक्स वो दिए हैं। ये लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में टैक्स कम हो गया ना इस समय, तभी तो इन लोग का प्रॉफिट बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स घटा दिया जाएगा जिससे इन लोगों को खूब प्रॉफिट हो, तभी तो राजनीतिक दलों को चंदा ज्यादा देंगे, तभी तो विरोध करते हैं। अब थोड़ा थोड़ा बात समझ में आना शुरू हुआ ना। अब थ्योरी पढ़ने तो आपको समझ में, अच्छा ये न्याय नहीं हो रहा है। तो डिस्कस जो आप देख रहे थे, तो जब ये सब पढ़े रहेंगे, आज जब आप मान लीजिए, तभी तो देखा जाए तो आईएएस जो अधिकारी हैं, उन्हीं लोगों को क्वेश्चन आंसर बनाने का दिया जाता है। वही लोग तो मंत्री लोगों का आंसर बनाते हैं, वही लोग तो लिख कर देते हैं, तो ये लोग बोलते हैं। इन लोग के पास कितना दिमाग है, ये भी तो सोचिए। जितना पढ़ के जाएगा वो ना बोलेगा कि क्या न्याय संगत है। तो मान लीजिए, तो आप देखते हैं, इस पे अंतर लिखिए 2-4 अपने जानने के लिए। नंबर 1, न्याय साध्य के रूप में होता है। न्याय साध्य के रूप में होता है, ऐसे कभी इंटरव्यू में पूछे तो बताने के लिए। न्याय साध्य के रूप में होता है, जैसे न्यायपूर्ण समाज की बात की जाती है, जैसे न्यायपूर्ण समाज की बात की जाती है। और उधर लिखिए, कानून साधन है, कानून साधन है जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है, जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है। कानून साधन है जिसका उद्देश्य न्याय प्राप्त करना है। और अभी मैं बता रहा था कि न्याय, जस्टिस इज जस्टिस, मतलब न्याय न्याय संगत होता है। न्याय हमेशा जो है औचित्यता रखता है, न्याय हमेशा औचित्यता रखता है। न्याय में औचित्यता का गुण समाहित है कि यदि न्याय हुआ है तो उसमें औचित्यता होगा। भाई हम कहते हैं पश्चिम बंगाल में लेडीज डॉक्टर के साथ अन्याय हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं?
और उसको फांसी दे दीजिए, खत्म करिए। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीने का अधिकार नहीं है। वो बोले कि हमसे गलती हो गया, ये हो गया, गलती आपके गलती के चक्कर में कोई व्यक्ति झेल जाएगा? मान लीजिए देखते तो हैं, ऐसा कुछ केस होता है तो पुलिस वाले लोग देखिए कितना खिला पिला के आराम से जीप में बैठा के ले जाते, बैठो बाबू, चलो बाबू, आ जाओ बाबू, ले गए। रात में 12 बजे तोड़ ताड़ के उनको सही कर देते हैं एकदम, सुबह तक एकदम सही बोलना शुरू कर देते हैं, तोड़ देते हैं कि नहीं सब, सुबह सुबह ठीक हो गए थे एकदम। तभी तो कहा जाता है, लोग कहते हैं कि नहीं थाने में कैमरा लगाइए, पुलिस वाले कहते हैं कि मत लगवाइए, हम लोग रात में ही पूछताछ करते हैं। ये लोग वैसे बकने वाले नहीं हैं, इन लोगों का इलाज हम लोग करते हैं रात में। देखते तो अच्छे अच्छे अधिकारी डिप्टी एसपी हैं तमाम, सब लोग रात में अपना खा पी कर 2 घंटा प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं थाने में। तो आप देख रहे हैं, मान लीजिए न्याय हमेशा न्याय संगत होगा। नंबर 2, न्याय 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 संगत होता है, न्याय न्याय संगत होता है, अर्थात न्याय हमेशा न्याय रखता है, न्याय हमेशा न्याय रखता है। और उधर लिख दीजिए, न्याय हमेशा न्याय नहीं, अरे सॉरी, कानून हमेशा न्याय नहीं रखता, कानून हमेशा न्याय नहीं रखता, इसी कारण कानून कभी कभी गलत हो जाता है, इसी कारण कानून कभी कभी गलत हो जाता है, इसी कारण कानून कभी कभी गलत हो जाता है, इसी कारण कानून कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कानून बनता है, जैसे मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए लोग कानून बना दिया, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कानून था वो औचित्यपूर्ण था नहीं। आप ये तो बता ही नहीं रहे कि किसने चंदा दिया, किस पार्टी को चंदा दिया, कितना चंदा दिया, तो ये औचित्यता नहीं ना है। ये तो जनता से क्यों छुपा रहे लोकतंत्र में? जनता का तंत्र है, जनता को बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए असंवैधानिक घोषित कर दिया ना, ये नहीं चलेगा देश में, तो इसका मतलब कानून गलत भी हो सकता है, न्याय गलत नहीं होगा। इसे देखिए भाई, न्याय का जो मौलिक स्वरूप है वो एक ही है ना। न्याय का मौलिक स्वरूप क्या है? न्याय का मौलिक स्वरूप है औचित्यता, कि न्याय का मूलभूत तत्व जो औचित्यता है, औचित्यता कभी नहीं बदलता है। न्याय का जो, न्याय को हम लोग सब्सटेंटिव जस्टिस बोलते हैं, तात्विक न्याय बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि यदि न्याय करना है, मान लीजिए हमें पीटी पढ़ाते थे तो नंबर बताते थे ना आपका, 5 सही 20 गलत, कब सुधरेंगे? बुरा तो बहुत लगता होगा उस समय, देख रहे हैं ना इनका, पूरे क्लास में ये यही काम करते हैं। मैं पीटी पढ़ाता हूं तो सबका कॉपी लाकर ऐसे दिखाता हूं, 10 सही 15 गलत, यही चलेगा? तो बताइए, हमसे आपका दुश्मनी थोड़े ना है, हमारे यहाँ आए हैं तो मैं कुछ सिखा दूं, अब पॉलिटिक्स से डर खत्म हो गया ना। तो मान लीजिए यदि वो डांटा नहीं होता तो डर नहीं खत्म होता, तो हमारा उद्देश्य क्या था? रीजनेबिलिटी। औचित्य ये कहता है कि पढ़ने के लिए आए तो कुछ सिखा के भेजूंगा, तभी आप हमको 10 साल बाद याद करेंगे कि मास्टर था जो पढ़ाया था, आज तक नहीं भूला, अगले जन्म में भी कुछ न्याय याद आ रहा है। तो मान लीजिए हम कहते हैं कि अगले जन्म में भी जन्म लिए तो कुछ न्याय स्वतंत्रता समानता याद आ रहा है, अगले जन्म में पॉलिटिकल साइंस पढ़ना शुरू कर दिए। तो मान लीजिए हमें कहते हैं अच्छा से सिखाऊंगा तभी तो यहां पर वो जो औचित्यता है, न्याय और औचित्यता दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि न्याय हुआ है तो औचित्यता अवश्य हुआ होगा। नंबर 3, न्याय का मौलिक स्वरूप एक ही होता है, न्याय का मौलिक स्वरूप एक ही होता है, न्याय का मौलिक स्वरूप एक ही होता है, अर्थात
इसका मूल तत्व औचित्यता कभी नहीं बदलता। इसका मूल तत्व औचित्यता कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। कल ट्रम्प साहब भाषण दे रहे थे, तो अमेरिका में क्या होता है कि नेता लोग जो बोलते हैं ना, उसको फैक्ट चेक किया जाता है। अब फैक्ट चेक करके जो है उनको बताया जाता है कि आपने गलत बोला है, आम जनता को बताया जाता है। ये अमेरिका का डेमोक्रेसी है। उल्टा सीधा जो बोल रहे थे कि 880 करोड़ डॉलर का जो है हमारा अफगानिस्तान में बर्बाद हो गया जो बाइडेन के कारण, फैक्ट चेक करके सब बता दिए 880 करोड़ नहीं, केवल 5-7 करोड़ डॉलर बर्बाद हुआ है, बस आपने झूठ बोला है। तभी तो जनता वोट सही से देगी। हमारे यहाँ कोई मान लीजिए कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कुछ बोल दिया, उसका फैक्ट चेक करके सही बता दिए, तो सोच लीजिए क्या होगा, गए जेल में। तभी तो हम लोग पिछड़ा देश कहे जाते हैं। हाँ भाई, सबको बोलने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं, उनको जो बोलना बोली। हाँ मैं भी देख पढ़ रहा था। बात तो सही है, बात तो सही, भेदभाव खत्म हो गया, सब में समानता आ गया, सब लोग मुख्य धारा से जुड़ गए, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण तो अस्थायी व्यवस्था है ना। है तो बात सही है। अब समस्या है कि राजनीति हमारे यहाँ जानते हैं कि 90% लोग अनपढ़ ही हैं। अनपढ़ का मतलब उनको समझ में तो है नहीं कुछ। और उन्हीं के लोगों के वोट पाने से आपको राजनीति में सीट मिलना है। 10% लोग पढ़े लिखे जो हैं, समझदार हैं, वो तो बात को समझते हैं कि उनके बोलने का क्या अर्थ है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है कि आरक्षण अस्थायी व्यवस्था है, ये परमानेंट व्यवस्था नहीं है। जब भेदभाव समाप्त हो जाएगा, समाज में सबके साथ न्याय हो जाएगा, सब लोग मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे, तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा। बात तो सही है, क्या दिक्कत है। लेकिन वही बात है कि अब इतना तो किसी के पास टाइम है नहीं कि 90% लोगों को समझाए। और राजनीति 10% लोगों से नहीं ना होता है। जो 90% गांव में बैठे हुए हैं भक्त लोग, उनसे राजनीति चलता है। अब देखिए, तभी तो मनमोहन सिंह साहब कभी चुनाव नहीं लड़े। एक बार चुनाव लड़ने गए थे गुरदासपुर में, गुरदासपुर में चुनाव लड़े, हार गए, किसी ने वोट ही नहीं दिया। स्टेज पर जाकर जानते ही हैं, कुछ ऐसे खड़े होकर बोलते थे चुपचाप, ऐसे भी नहीं करते थे, हैं चुपचाप ऐसे अपना बोलते थे। उनको राजनीति करने तो आता नहीं है, घुमा उमा के इधर उधर का कहानी वानी मोदी साहब की तरह सुनाए। अब तो मान लीजिए राहुल गांधी साहब भी सीख रहे हैं, थोड़ा तेजस्वी यादव भी सीख रहे हैं, अब अखिलेश यादव जी में भी काफी सुधार आया है। देखिए, वो भी थोड़ा लपेट उपेट के इधर उधर आजकल बतियाते हैं खूब, क्योंकि उनको पता है कि इनका वोट लेना है। इनका वोट जो है विद्वता से नहीं ले सकते हैं। इनके वोट के लिए तो आप फिर उसी तरह बनना पड़ेगा आपको, उसी तरह से कुछ बतियाएंगे तब जाकर कुछ मामला बनेगा। तो यहां मैं बता रहा था कि इसका स्वरूप तो एक ही है, और कानून का स्वरूप परिवर्तनशील होता है। अलग अलग समाज व्यवस्था में अलग अलग कानून पाया जाता है। हमारे यहाँ जो कानून है वही कानून अमेरिका में थोड़ा ना है। अमेरिका में सूचना का अधिकार मूल अधिकार है। दक्षिण अफ्रीका में आवास का अधिकार मूल अधिकार है। रोजगार का अधिकार मूल अधिकार है। फ्रांस में स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है। हमारे यहाँ न तो स्वास्थ्य का अधिकार मूल अधिकार है, न तो पानी पीने का, न तो खाना खाने का, न तो भोजन का, कुछ भी मूल अधिकार नहीं। शिक्षा का मूल अधिकार है, वो भी कानूनी स्वरूप में लागू है। तो दिए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या किया कि आपको स्वच्छ पेयजल का अधिकार है, तो स्वच्छ पेयजल का अधिकार क्या है, मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, मूल अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाके कह सकते कि हम मुखर्जी में रहते हैं, हमको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, और सरकार के ऊपर बाध्यकारी भी नहीं है। तो बताइए कि हर जगह कानून अलग अलग है, जैसी जैसी परिस्थिति है, जिसके पास जितना संसाधन है उसके हिसाब से कानून भी बना रखा है। इधर लिख दीजिए, कानून का स्वरूप परिवर्तनशील है। अलग अलग समाज व्यवस्थाओं में, अलग अलग समाज व्यवस्थाओं में अलग अलग पाया जाता है। अलग अलग समाज व्यवस्थाओं में अलग अलग पाया जाता है। अब देखिए, न्याय जो है
राज्य से नहीं बंधा हुआ है। न्याय का संबंध लोकतांत्रिक मूल्य से है। न्याय का संबंध तभी बताइए, हम लोग कहते हैं वी वांट जस्टिस। मान लीजिए कलकत्ता में तख्ती लेके महिलाएं घूम रही हैं ना, अब समझ में आया। वी वांट जस्टिस का मतलब हमको न्याय चाहिए, तो न्याय का मतलब जो बता रहा हूं ये चाहिए। न्याय का मतलब कि सिर्फ कानून नहीं, न्याय का मतलब ऐसा चीज होना चाहिए जिससे लगे कि नहीं न्याय हुआ, हमको न्याय चाहिए। कानून तो सब बना ही है, तो कानून बना हुआ है, लेकिन उसको किस स्वरूप में लागू किया जाए जिससे औचित्यता दिखाई दे, रिजनेबिलिटी दिखाई दे। एक पॉइंट और लिख दीजिए, न्याय राज्य से नहीं बंधा होता। न्याय राज्य से नहीं बंधा होता, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देखा जाता है। और उधर लिख दीजिए, कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है। कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है। कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है। कानून राज्य द्वारा निर्मित होता है, अर्थात विधायिका कानून का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। विधायिका कानून का निर्माण करती है। अब थोड़ा सा समझिएगा, अब तब विशेषता लिखिएगा, क्योंकि इतना जल्दी विशेषता तो समझ में भी नहीं आएगा। तो यही है न्याय के लिए। न्याय का मतलब कि न्याय ऐसा हो जो जिसमें औचित्यता हो, जिसमें रिजनेबिलिटी हो, जिसमें फेयर हो, जिसमें जस्ट हो, जिसमें कहीं ना कहीं लगे कि न्याय हुआ है। मान लीजिए हम कहते हैं हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने में न्याय होना चाहिए। इसका मतलब हमने पढ़ाया तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। पेपर में गए एग्जाम देने के लिए, अंदर से लगे कि नहीं यार किसी ने पढ़ाया, कोई कोचिंग वाला पढ़ाता है, ये अंदर से लगना चाहिए। ये नहीं कि गए तो एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनका पढ़ाया हुआ एक भी क्वेश्चन आता नहीं। कौन सा पढ़ाई पढ़ रहे थे? या मान लीजिए आप ही लोग पढ़ते तो हम लोग कहते हैं कि अपने साथ न्याय कर रहे हैं। क्या आप पढ़ रहे हैं तो अपने साथ न्याय कर रहे हैं? इसका मतलब कि अच्छा से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, केवल खाना पूर्ति तो नहीं हो रही है। यदि अच्छा से पढ़ रहे हैं, बढ़िया से, तो इसका मतलब कि आप अपने साथ न्याय कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझिए पहले। हाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ, तो 2 मिनट पहले बता दूं तब आंसर आपको वैसे पता चल जाएगा। देखिए, ये जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो अनुच्छेद 21 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहा गया है, तो जुडिशियल रिव्यू के 2 प्रोसेस होते हैं। जुडिशियल रिव्यू के 2 प्रोसेस होते हैं। पूरे विश्व में 2 ही प्रोसेस पाया जाता है। एक होता है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको बोलते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारत में पाया जाता है। और कहां से लिया गया है? जापान से लिया गया है। किस अनुच्छेद में है? 21 में है। 21 में, तो 21 बोलिए क्या है? बढ़िया, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किसी व्यक्ति का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, अन्य किसी माध्यम से नहीं। ठीक।
तो ये जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, इसमें लेटर ऑफ लॉ है, इसमें लेटर ऑफ लॉ है, इसमें कानून का शब्द है, कानून का शब्द। इसका मतलब कि जो संविधान और कानून में लिखा गया है उसके अंदर, भाई जुडिशियल रिव्यू का दो प्रोसेस हो गया। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ कि विधायिका कार्यपालिका द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है, न्यायपालिका उसकी जांच करती है, उसको सही गलत ठहराती है। तो जुडिशियल रिव्यू तो हमारे यहाँ अमेरिका से लिया गया है, और इसका जो प्रोसेस है वो 21 में दिखाई देता है। इसका मतलब है लेटर ऑफ लॉ, इसका मतलब होता है लेटर ऑफ लॉ प्लस नेचुरल जस्टिस, प्लस नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय, प्राकृतिक न्याय। अप्राकृतिक न्याय का मतलब औचित्यता, अभी जो बोला हूं, प्राकृतिक न्याय का मतलब औचित्यता, रीजनेबिलिटी, जस्ट, फेयर। तो हमारे यहाँ संविधान में तो ये लिखा है सिद्धांत में, लेकिन हमारी न्यायपालिका जो है ए से बी की ओर शिफ्ट हो रही है। मेनका गांधीवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ये लिखा गया है, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है, इसलिए हम लोग जो है धीरे धीरे अब हमारी न्यायपालिका इस तरफ शिफ्ट कर रही है। इसी कारण न्यायिक सक्रियतावाद या मान लीजिए PIL, इन सब चीजों को हमारे यहाँ बढ़ावा मिला, इसी सब चीजों के कारण। तो ये जो हमारे यहाँ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ लिखा गया है, धीरे धीरे इसमें शिफ्ट हो रहा है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में लेटर ऑफ लॉ के साथ नेचुरल जस्टिस देखा जाता है। और अभी मैं बताया हूं कि जहां जस्टिस शब्द लग गया वहां औचित्यता होता है, रीजनेबिलिटी होता है, क्या फेयर है, क्या जस्ट है, क्या औचित्यपूर्ण है। अब आंसर मिल गया। यही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है। नेचुरल जस्टिस को नैसर्गिक न्याय बोलते हैं, नैसर्गिक न्याय। उसका आंसर लग गया ना। पढ़े रहेंगे तो आंसर क्या पूछ लेगा, एक बार कंसेप्ट तो क्लियर हो।